Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum viewers, welcome to our YouTube channel. With the series of English essays, our today topic of discussion is democracy and illiteracy do not move together. दोस्तों आज का टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम CSS और PMS की जो इसेस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसेस जो है वो तमाम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप कॉलेज लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं या आप यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम दे रहे हैं। अगर आप कहीं भी जॉब के लिए अगर आप जाते हैं तो मोस्टली आपको इसेस पूछे जाते हैं। जिस तरह आप जुडिशरी में जाते हैं, कोई भी फील्ड में हो तो इससे जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप CSS में 11 किताबें आप पास करते हैं, अगर आप सिर्फ इससे का पेपर आप फेल करते हैं तो आप फेल हैं। अगर 11 किताब में अगर आप 80 से ऊपर नंबर लाते हो और अगर इंग्लिश इससे में अगर आप फेल हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए CSS की जो एग्ज़ाम और PMS में सबसे मुश्किल स्टूडेंट के लिए जो है इससे दोस्तों इससे इसलिए मुश्किल है क्योंकि ये कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप पढ़ के पास करेंगे या इसका कोई ख़ास सिलेबस नहीं है। इससे एक स्किल है, तो ये स्किल आप प्रैक्टिस के थ्रू आप इसको डेवलप कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों ने बहुत सारी जो इससे उसको अटेम्प्ट करें, खुद से अटेम्प्ट करें, तो फिर इसी तरह प्रैक्टिस करके आप इस स्किल को अचीव करके आप अच्छी इससे लिख सकते हैं। इससे में आउटलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत लेंथी इससे आपको लिखने होते हैं, तो वो इससे आप बगैर आउटलाइन के आप नहीं लिख सकते हैं। तो आउटलाइन लिखने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। सबसे पहले टॉपिक जो चूज़ करते हैं वो आप लोगों ने ऐसे टॉपिक को चूज़ करना है जिसके बारे में आपके पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन हो। उसको टॉपिक को चूज़ करने के बाद फिर आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। उस टॉपिक के बारे में जितने भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन हो, आप लोगों ने उसको अपने जहन में मतलब उस चीज़ों को मेमोराइज़ करना है। मेमोराइज़ करने के बाद आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। स्टॉर्मिंग 5-10 मिनट आप लोगों ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, या अगर 15 मिनट तक भी आप कर सकते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करके। उसके बाद आप लोगों ने आउटलाइन लिखना शुरू करना है। एक अच्छी सी आउटलाइन लिखने के बाद फिर आप लोगों ने अपने हिस्से को स्टार्ट करना है। तो आज की हमारी जो हिस्से है डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी विल नॉट मूव टुगेदर, आज हम इस हिस्से की आउटलाइन को डिस्कस करते हैं। इस हिस्से के सबसे पहले हम एक कोर्स हिस्से को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इंट्रोडक्शन पे आएंगे। इंट्रोडक्शन के बाद फिर हम बॉडी पे आएंगे, बॉडी के बाद फिर हम अपने हिस्से को कंक्लूड करेंगे। तो इंट्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंट्रोडक्शन के बगैर हम कोई भी हिस्से नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी विल नॉट मूव टुगेदर, उसका हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर थीसिस स्टेटमेंट आएगा। थीसिस स्टेटमेंट के बाद फिर हम बॉडी पे आएंगे। बॉडी पे आके हमने जो इंट्रोडक्शन में जो स्टांस लिया है उसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। फंडामेंटल वर्च्यूज ऑफ डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेटिक सेटअप की फंडामेंटल वर्च्यूज है, रूल ऑफ लॉ है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, मेरिटोक्रेसी है, अकाउंटेबिलिटी है, टॉलरेंस है, इसी तरह एक्स्ट्रा ये चीज़ें आएंगे। इसके बाद फिर हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स दैट प्रूव डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर, ऐसे फैक्टर्स को हम पैराग्राफ की फॉर्म में उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम स्टेट्स पे आएंगे। स्टेट्स प्रूविंग डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी कैन नॉट मूव टुगेदर। स्टेट्स का मतलब है आदाद व शुमार यानी सर्वे। ऐसे ममालिक जिनमें लिटरेसी रेट 100+ है, तो उधर उन ममालिक में डेमोक्रेसी कैसे परफॉर्म करती है, और ऐसे ममालिक जिनमें एजुकेशन जो तालीम की जो शरह बहुत कम है, जिस तरह पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, उसमें डेमोक्रेसी क्यों नहीं काम कर रही है। तो हम इन दोनों का मुआवजा करवा लास्ट पे हम अपने हिस्से को कंक्लूड करेंगे। तो आप लोग इस हिस्से को गौर से भी पढ़ता हूँ, आप लोगों ने सुनना है। उसके बाद इस मॉडल को आप लोगों ने फॉलो करना है। आप लोगों ने भी सबसे पहले हिस्से का इंट्रोडक्शन, बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लोगों ने थीसिस स्टेटमेंट भी लिखना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने बॉडी लिखनी है। बॉडी के अंदर आप लोगों ने एग्जांपल्स देनी है। बॉडी के अंदर आप पैराग्राफ के फॉर्म में चीज़ों को डिस्कस करना है। बॉडी के अंदर आप रिसर्च आएगा। बॉडी के अंदर आप लोगों के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स आएंगे। बॉडी के अंदर आप लोगों के प्रोपोनेंट आएंगे। लोग रिकमेंडेशन दे सकते हैं। आप लोग किसी भी चीज़ के काजेज़ बयान कर सकते हैं, उसके इफेक्ट बयान कर सकते हैं। इसी तरह आप किसी चीज़ के सलूशन आप दे सकते हैं। तो ये बॉडी के अंदर आएगा। बॉडी ये है मेन चंक है, तो इसको आप लोगों ने
آپ کی جو حصے ہیں اس کے زیادہ تر جو ورڈس ہیں وہ آپ باڈی کے تھرو ایکسپلین کر سکتے ہیں. باڈی میں ہی ایگزامینر آپ لوگوں کی نالج کو وہ چیک کر سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس جو ٹاپک آپ چوز کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے پاس کتنا انفارمیشن ہے. اسی طرح لاسٹ میں آپ لوگوں نے اپنے حصے کو کنکلوڈ کرنا ہے. تو لیٹس اسٹارٹ دوستو. اگر آپ اپنے حصے کو اگر کوئی کوٹیشن سے اسٹارٹ کریں گے تو ایگزامینر کے اوپر بہت ہی اچھا امپریشن پڑے گا. تو اگر آپ کو کوئی جو ٹاپک آپ چوز کرتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو کوئی کوڈ وغیرہ یاد ہیں تو آپ اس کو ضرور کوڈ کریں. ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ڈیموکریسی اینڈ الٹریسی ول ناٹ موو ٹوگیدر. تو ہم ایسا کوٹیشن کو کوڈ کریں گے جس میں ڈیموکریسی بھی آئے گی اور ایجوکیشن بھی آئے گی. ڈیموکریسی کین ناٹ سکسیڈ انلیس دوز ہو ایکسپریس دیئر چوائس آر prepared to choose wisely. The real safeguard of democracy therefore is education. اس میں دوستو ایجوکیشن بھی آئے ہیں اسی طرح ڈیموکریسی بھی آئے. تو یہ جو کوٹ ہے یہ فرینکلن ڈی روزویلٹ کا ہے. یہ امریکن پریزیڈنٹ تھا. تو یہ اس کا کوٹ ہے. اچھا کوٹیشن کے بعد پھر انٹروڈکشن آئے گا. انٹروڈکشن میں آپ لوگوں نے اپنے جو ٹاپک ہے اس کو آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کروانا ہے. تو میں انٹروڈکشن کو ریڈ کرتا ہوں, آپ لوگ غور سے سنیے گا. ڈیموکریسی اینڈ illiteracy do not move together. Democracy cannot bear its fruits in an ignorant and illiterate environment because only a learned society or a country can grasp the essence of democratic norms and cultures. It is evident from the current world scenarios. Countries with improved literacy rates have managed to strengthen democratic setups, whereas countries having the majority of the masses illiterate are struggle to adopt this form of government. اس کے بعد آئے گا تھیسس اسٹیٹمنٹ. تھیسس اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ انٹروڈکشن کے اندر ہی آتا ہے. دوستو ایک بات یاد رکھیے گا, میں نے ادھر ہیڈنگس وغیرہ دی ہیں لیکن آپ لوگوں نے انگلش سے میں کبھی بھی ہیڈنگس نہیں دینی ہے. آپ لوگوں نے پیراگراف کے فارم میں دیکھنا ہے. تو چلو تھیسس اسٹیٹمنٹ کو میں ریڈ کرتا ہوں. ڈیموکریسی از دا فارم آف گورنمنٹ ویئر ماسز رول اوور دا کنٹری انڈائریکٹلی بائی الیکٹنگ دیئر لیڈرشپ اینڈ اٹ ول اونلی سکسیڈ اف دا پیپل آر اویئر اینڈ لٹریٹ. تو ادھر میں نے اسٹارس دیا ہے کہ ڈیموکریسی ان ممالک میں سکسیڈ ہوتی ہے جہاں جو لوگ اپنے جو لیڈر کو چوز کرتے ہیں وہ لٹریٹ ہوں. تو ہم نے اس کو پروف کرنا ہے. تو ہم نے باڈی میں اس کو پروف کرنا ہے. اس سے کہ جو باڈی ہے اس میں ہم نے اس چیز کو پروف کرنا ہے. تو اب آئے گی باڈی. باڈی جو ہے وہ مین پارٹ ہے اس سے کا. اس میں ہم اپنا جو ٹاپک ہے اس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں. تو اس میں ہم بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں, اسی طرح کیس اسٹڈی ہوتی ہے, اسی طرح پروپوننٹ ہوتے ہیں, اپوننٹ ہوتے ہیں, اسی طرح جو پرابلم یا ایشوز ہے وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. اسی طرح جو ریکمنڈیشن ہے اس کو ہم ریکمنڈیشن دے سکتے ہیں. اسی طرح ہم اس میں سجیشن دے سکتے ہیں, سلوشن دے سکتے ہیں. باڈی کو لکھنے کے لیے نا اس سے کی جو آؤٹ لائن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس لیے آپ لوگوں نے آؤٹ لائن بہت ہی اچھی آؤٹ لائن بنانی ہے. تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی جو آؤٹ لائن ہے اس کو بہت اچھی طرح ہم تیار کر دیں تاکہ ہمیں اس سے کی جو باڈی ہو اس کو لکھنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہ ہو. فنڈامنٹل ورچوز آف ڈیموکریٹک سیٹ اپ. آپ لوگوں نے ہیڈنگس نہیں دیں, آپ لوگوں نے پیراگراف کے فارم میں لکھنا ہے. تو میں نے آپ لوگوں کی آسانی کے لیے ادھر ہیڈنگ وغیرہ دی ہیں. Fundamental virtues of a democratic setup in a country such as جو فنڈامنٹل ورچوز ہے ڈیموکریٹک سیٹ اپ کے لیے وہ کیا ہے؟ جسٹس, رول آف لا, لبرٹی, ایکویلٹی, ٹرانسپیرنسی, میٹریکریسی, اکاؤنٹیبلٹی, ٹولرنس اینڈ ایٹ لاسٹ رائٹ اینڈ ڈیوٹیز آف اے اسٹیٹ اینڈ اٹس سٹیزن can only thrive in an educated society. One of the reasons is that uneducated people find it tough to understand the fruits and dividends of sticking to the democratic norms and virtues mentioned above. اس کے بعد پھر ہم فیکٹرز کو ڈسکس کریں گے. فیکٹرز that prove democracy and illiteracy cannot move together.
Firstly, in a democratic culture, people choose the leadership themselves, i.e., by the process of voting. If the majority of people are literate and educated, they will certainly have the capacity to choose the right and capable leadership by whom the whole country will be governed. Whereas, on the other side, a society with the majority of illiterate people will not have the capacity to choose the right man for right job because illiterate people are easily fooled and molded by the political leadership of a country filled with illiteracy. Is the second factor. Okay? Secondly, an illiterate society lacks the most important virtue of a democratic setup, i.e., accountability. It is a virtue that enables people of a democratic country to hold their rulers and public office holders accountable for their performance. This virtue enables people to elect their leadership based on their performance and not just on mere slogans. If a society promotes the virtue of accountability in a democratic setup, its leadership becomes capable of delivering on the promises and the policies mentioned during election campaigns. Whereas, on the contrary, promises and the policies mentioned during election campaign become mere slogan once the virtue of accountability is taken out of the system. Thirdly, a democratic society believes in equality. Not only this, but people of a truly democratic setup promote social, political, cultural, and economic liberties. All citizens, regardless of cultural, linguistic, and religious differences, are equal and free to live their life as of their own will. Whereas, in an ignorant society, despite having democracy, people believe in feudalistic norms, cultural ill practices, and patriarchy. There is a major gap between the life of an elite and the poor. The elite make it their birthright to rule, whereas the poor are always considered to be ruled. Despite having democracy in an illiterate society, politics is only controlled by the powerful elite families, regardless of their capabilities. Fourthly, in an illiterate society, political leadership lack vision. The majority of them believe in power politics, i.e., they contest elections not to change the fortune of their country, but yes to win election and control the seat of power. This lack of long-term thinking among political leadership and the will of sacrifice for the betterment of their country in an illiterate society paved the way for undemocratic forces to take over the country, especially in country like Pakistan, having witnessed half of its life being ruled by military rulers. This resulted in the collapse of the democratic setup in the country of illiterate masses. Lastly, educated people are easily governed, i.e., they tend to follow government rules and regulation, ultimately making good governance easy, whereas uneducated masses are hard to be ruled as they tend to follow their own rules, hence making good governance easy and ultimately result in bad governance. Starts proving democracy and illiteracy do not move together. इसमें हम जो आदात शुमार जो सर्वे से उसके मुआजना करवाएंगे कि जिन ममालिक में लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ डेमोक्रेसी कैसी है और जिन ममालिक में लिटरेसी रेट कम है खुसूसन पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो वहाँ जो डेमोक्रेसी है उसकी क्या सिचुएशन है. Following are some of the stats to compare the democratic virtues like religion, political freedom, tolerance, accountability, and so on between a democratic country with fewer literacy rates and a democratic country with higher literacy rates.
As per the Democratic Index 2019 published by Statista, the top 10 most democratic countries are those having great literacy rates, i.e., Norway tops the list of countries having most democratic norms, having a literacy rate of 99%. Switzerland, which comes 10th on the list, had a literacy rate of 99% too. अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा कि आप यो करंट यो डेमोक्रेसी की यो इंडेक्स है, आप उसको अगर आप कोट करें तो बहुत अच्छा होगा। जिस तरह आप 2019 के जगह में अगर आपको करंट जो सर्वे हुई है 2021 के अगर आप यो सर्वे हैं अगर आप उसको कोट करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। Moreover, as per the report published by Freedom House comparing the civil liberties and the political rights among different countries and rating them based on ground realities, the report suggests that the following countries, Norway, Sweden, and Finland, have scored 100 by 100 compared to other countries. When the above mentioned virtues of their countries are rated, moreover, when the literacy rate of these countries are taken into account, they are rated as having the same literacy rate of 99% in each country. On the contrary, while observing the same list, when we shed light upon democratic countries like Pakistan and Bangladesh, having literacy rate of around 59 and 70% respectively, both countries are scored as 38 and 39 respectively. Besides being listed almost at the bottom in the list of countries having greater political and civil liberties compared to other democratic states, illiterate democratic countries are again termed as countries of particular concern when rated among the rank of countries having religious freedom among its people. Religious activities and freedom are practiced in the majority of the democratic states have a greater number of educated people, whereas religious minorities seem to be a difficult life despite having a democratic setup in the countries having greater illiteracy rate. इसमें ये कह रहा है कि जो जिस कंट्रीज़ में इलिटरेसी ज़्यादा है यानी लिटरेसी रेट कम है वहाँ जो रिलीजियस मिनॉरिटी से उनके लिए फ्रीडम नहीं है। इसी तरह जिन ममालिक में लिटरेसी रेट ज़्यादा है 100% या 99% है तो वहाँ जो माइनॉरिटी से उनको रिलीजियस फ्रीडम भी ज़्यादा है और बहुत सारे लिबर्टीज़ हैं। As per annual 2019 report of United States Commission on International Religious Freedom, democratic countries like Pakistan is grouped with the countries of particular concern with respect to the religious activities and freedom. Finally, the states related to the most important virtue that if found in a democratic society help in achieving and maintaining democracy in its true sense, i.e. accountability, was indicated in a report Voice and Accountability Index 2018. ये जो सर्वे से अगर आपको करंट यो सर्वे अगर आपको पता हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप करंट सर्वेस को आप लोगों ने उसको काउंट करना है। Published by the Global Economy website. As per the report, Norway again tops the list of countries having the greater rate of accountability and social freedom. ये कह रहा है दोस्तों ये जिन ममालिक में जो लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ अकाउंटेबिलिटी भी सही है और जिन ममालिक में लिटरेसी रेट नहीं है लिटरेसी रेट बहुत कम है जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश हो गया और भी जो एशियन जो डेवलपिंग कंट्री से डेमोक्रेटिक डेवलपिंग कंट्री से उधर जो अकाउंटेबिलिटी बहुत ही कम है जिसकी वजह से करप्शन पुरुष पर है दोस्तों इन ममालिक में। एज पर द रिपोर्ट Norway again tops the list of countries having the greatest rate of accountability and social freedom. When the light is shed upon other democratic countries like Pakistan and Bangladesh having lesser literacy rate, unfortunately the results are not so bright, as Pakistan and Bangladesh are ranked at 143 and 139 respectively,
out of 194 countries in the list of countries having virtues of accountability and social freedom. کنکلوژن ہے یہ اس سے کا لاسٹ پورشن ہوتا ہے. اس میں جو کچھ ہم نے اوپر لکھا ہے تو یہ ویسے تو ہماری جو انٹروڈکشن ہے اس کو ریفر کرتا ہے. تو اس میں ہم نے جو چیز اوپر لکھا ہے اس کو ہم نے شارٹ فارم میں اس کو کیا کرنا ہے, کنکلوڈ کرنا ہے. Conclusion. While concluding the discussion, it can therefore be contended that democracy indeed is the most popular and most suitable form of government for the people in this modern age of globalization. But democracy will only flourish and bear its fruits once the people are well aware and learn so that they are capable of choose the right people for the right job. It is the role of the masses and will only succeed if the masses are aware, educated and literate. Countries that have invested on strengthening their education system and have strived in making people aware.